एक होमवर्क दिया था, फर्स्ट हार्मोन किया सब कि भूल गया? दिखे शक्ल? हाँ, फर्स्ट हार्मोन नहीं किया कोई भी। हाँ, गूगल कर लिए, मिल गया। हाँ चलो, इतना ही करना था, होमवर्क था। पकड़ा दीजिए थोड़ा। हिंट दिए थे कि एस से शुरू होता है। पैवलोव के एक्सपेरिमेंट के बाद ही उसको खोजा गया था, ठीक है। पैवलोव जो वो डॉगी को खाना दिया, बेल बजाया और फिर तब उसका लार टपकने लगा। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग है कि वो कभी भी घंटी भी बजाता था तो फिर सैलिवेशन उस डॉग का स्टार्ट हो जाता था। तो ये जो चीज़ थी, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग की एक्सपेरिमेंट होती है। मतलब कि यू कैन ट्रेन योर ब्रेन, तुम अपने ब्रेन को जो बोलोगे वो करेगा। बी इट फॉर फूड, बी इट फॉर स्टडी, बी इट फॉर फोकस। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग की एक्सपेरिमेंट हम लोग बहुत करते हैं न्यूरोसाइंस में। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद स्टर्लिंग और बेलिस ने पहला हार्मोन खोजा, दैट इज सिक्रेटिन। ठीक है, कहाँ से निकल रहा है? तो पेट से, ठीक है। पैनक्रियाज, पेट और ये सबसे सबको नाम दे दिया सिक्रेटिन, ठीक है। तो लिख लीजिए 1902 में सिक्रेटिन हार्मोन पहली बार खोजा गया। किसके द्वारा? बेलिस और स्टर्लिंग के द्वारा, ठीक है। बेलिस एंड स्टर्लिंग, स्पेलिंग लिख दें। बेलिस एंड स्टर्लिंग। कब? तो 1902। हम लोग क्या कर रहे थे 1902 में? हम लोग क्या कर रहे थे? बताओ। 1902 में कुछ ऐतिहासिक घटना? अच्छा, ये बताइए, बंगाल का विभाजन होना था, ये तय कब हुआ? पाँच में हुआ तय। हम बोले स्टार्ट कब हो गया था कि बंगाल डिवाइड होगा? फिर क्या हुआ? स्वदेशी मूवमेंट। ये 1900 से आप देखिए कहाँ तक है। 1905 में क्या था? 1907 में क्या हुआ था? 1907 में क्या हुआ था?
कांग्रेस विभाजन, सूरत स्प्लिट, है ना, वो सब हम लोग वो सब कर रहे थे। यहाँ पे पहला हार्मोन ढूंढ लिया गया था। किसने ढूंढा? बेलिस और स्टर्लिंग ने। पहला हार्मोन सिक्रेटिन बाय बेलिस एंड स्टर्लिंग। चलिए आज हम लोग अपना पहला हम लोग देख लिए थे पीनियल ग्लैंड हम लोग देख लिए थे। हम लोग देखे थे, फिर से हम आपको ब्रीफिंग करा रहे हैं, ये अगर आपका खोपड़ी है, ब्रेन, ठीक है, तो इस एरिया में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं? डायएन्सेफेलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे ही बना लीजिएगा, डायएन्सेफेलॉन बोलते हैं। अब इस डायएन्सेफेलॉन का स्ट्रक्चर को अगर आप देखिएगा तो ये कुछ इस तरीके से बॉक्स नुमा होता है। उसके छत से निकला हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, उसके छत को बोलते हैं एपिथैलेमस, ठीक है। और ये जो छत से एक स्टॉक निकला है, इसी को बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, ठीक है ना। पीनियल ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? कौन सा हार्मोन? कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है? नींद बढ़ा देता है। नींद बढ़ा देता है, नींद को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, बढ़ाता या घटाता नहीं है, नियंत्रित करता है, ठीक है। तो निद्रा को नियंत्रित करता है, स्लीप साइकिल को नियंत्रित करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करता है, यहाँ तक कि मिल्क प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है। किस में? फीमेल्स में, ठीक है, मदद करता है वो। सेकेंडरी नॉट मिल्क प्रोडक्शन, मेंस्ट्रुएशन में भी मदद करता है, रेगुलरिटी रखने में पीनियल ग्लैंड, नॉट मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हो गया पीनियल। अब देखिए पीनियल का ये जो बेस होता है ना, ये डायएन्सेफेलॉन का जो ये बेस है, इसी को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस से एक और ग्रंथि निकली हुई होती है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि, हिंदी में पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि। आज हम लोग वही देखने जा रहे हैं। ये देखिए ये पीयूष ग्रंथि कैसे निकली हुई है, ये हाइपोथैलेमस है। देखिए ये चीज़ जो है वो ये है हाइपोथैलेमस, और यहाँ से ये ग्रंथि निकली हुई है, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। और ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है ये मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है और ये क्वेश्चन जेपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। जेपीएससी की आदत है, अभी का क्वेश्चन पेपर सब देखिए तो कुछ रिपीट भी मिला है हम लोग को, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये पिट्यूटरी जो है ना, इसको दो भाग में बांटा गया है, दो क्या तीन भाग समझ लीजिए। ये जो दो पार्ट आपको दिख रहा है, एक और ये, इसको बोलते हैं अडीनो हाइपोफाइसिस। इसको बोलते हैं अडीनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? अडीनो हाइपोफाइसिस। और ये जो पीछे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी के दो भाग, आगे वाली एडिनो हाइपोफाइसिस, पीछे वाली पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। आपको पूछा था जेपीएससी में पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में बताएं, कोई भी दो, ठीक है। तो आप पहले बताओगे ना कि पिट्यूटरी जो है मास्टर ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी सबसे पहले आप लिखिएगा पिट्यूटरी ब्रेन में होता है, ब्रेन में डायएन्सेफेलॉन का हिस्सा है। फिर डायएन्सेफेलॉन का फोटो बना दिया ये वाला, अब बोला कि भाई डायएन्सेफेलॉन का जो जमीन होता है वो होता है हाइपोथैलेमस और उसी से निकला होता है पिट्यूटरी। ये ग्रंथि जो है दो भागों में बटी हुई है, अग्रिम पिट्यूटरी और पीछे पोस्टीरियर पिट्यूटरी।
जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसी का नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। देखिए ये रहा एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। और न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या हुआ, ठीक है, समझ गए हैं। इतना को आप लिख लीजिए, पिट्यूटरी का हेडिंग दे दीजिए पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड बिकॉज, हिंदी वाले, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है क्योंकि दो लाइन छोड़ दीजिए, कल हमको बताइएगा कि क्यों इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। दो लाइन छोड़ दिए, अब आगे बढ़िए। पिट्यूटरी दिमाग के डायेंसेफेलॉन नामक ग्रंथि में, दिमाग के डायेंसेफेलॉन नामक ग्रंथि का हिस्सा होता है, डायेंसेफेलॉन नामक ग्रंथि का हिस्सा होता है। अब ये जो डायग्राम है इसको बना लें, ठीक है। और ये टोटल को आप क्या लिखिएगा, ये टोटल को ऐसे करके डायेंसेफेलॉन, हिंदी में भी यही डायेंसेफेलॉन, ठीक है। जल्दी से बनाइए डायग्राम। बन गया है। आगे बढ़े। कोई दिक्कत ये डायग्राम बनाने में? यहाँ से बनाइएगा कि ये ब्रेन है, ब्रेन का ये डायेंसेफेलॉन है, फिर इसका स्ट्रक्चर ऐसे करके, ठीक है। बन गया, जल्दी बनाइए, आगे पढ़ना है। लिखिए, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी दो भागों में विभाजित होती है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज बाइफरकेटेड इनटू टू सेक्शन। अग्रिम भाग को पीयूष ग्रंथि
2 भागों में विभाजित होती है। इसके अग्रिम भाग को एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं एवं पीछे के भाग को न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। पीछे के भाग को न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। ठीक है। द एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी इज कॉल्ड एज adenohypophysis and the posterior part of pituitary is known as neurohypophysis. Posterior part of pituitary is known as neurohypophysis. ठीक है। अब देखिए इसमें भी बाइफर्केशन है। जो एंटीरियर है ना, इसका भी 2 भाग है। इसको बोल दिए पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडिया। इतना नाम रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको पढ़िएगा तो एडिनोहाइपोफाइसिस जो है पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया में डिवाइडेड होता है। मतलब ये और ये पार्ट। ठीक है। मतलब ये बीच का पार्ट। तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, याद कर लिए तो अच्छा बात है। सिर्फ एडिनोहाइपोफाइसिस बताइएगा। तो ये दोनों पार्ट एडिनोहाइपोफाइसिस का हिस्सा है और ये पीछे वाला पार्ट किसका है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब ध्यान से समझ लीजिए, ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है ना, इसमें से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन्स जो हैं यही एडिनोहाइपोफाइसिस से निकलते हैं। क्या क्या हार्मोन है हमारे? तो देखिए क्या क्या है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन। क्या है? ग्रोथ हार्मोन, है ना। ये डायग्राम बनाइएगा और लिखिए हेडिंग, ये डायग्राम बना के ऐसे लिख लीजिए, याद रहा तो ठीक है। ये हो गया पार्स डिस्टलिस। मतलब 32 नंबर में आप क्या लिखिएगा पिट्यूटरी में, एक्सप्लेन करिएगा ना भाई। और देखिए पार्स डिस्टलिस और ये हो गया पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया। अब देखिए इसका नाम क्यों अलग हुआ? क्योंकि इसका फंक्शन जरूर कुछ भिन्न होगा, तभी ऐसा नाम हो रहा है। और इसका नाम तो न्यूरोहाइपोफाइसिस ही है। ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि इतनी इम्पॉर्टेंट होती क्यों है, इसको हम समझेंगे। ठीक है। अगर इसके हार्मोन के रिलीज़ में थोड़ा सा भी छेड़छाड़ होता है तो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ फेस करना पड़ सकता है। इम्पॉर्टेंट क्या बोले हैं, डिजीज़ हो सकता है। डिजीज़ या कंडीशन बोलिएगा, डिजीज़ नहीं। आपकी लंबाई, आपकी हाइट, ये ग्रोथ हार्मोन पे बहुत निर्भर करती है। ठीक है। आप देखिए ये डायग्राम बनाते जा रहे हैं ना, बना लीजिए इसको। अब लिखिए एडिनोहाइपोफाइसिस, हेडिंग दे दीजिए। ये वाला ड्राइंग बना के, ये ड्राइंग करने के बाद आप हेडिंग दीजिए एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस लिख लिया। एडिनोहाइपोफाइसिस हिंदी में इसका और डिफ़िकल्ट नाम है, देखें आप लोग PDF डाउन। इसको इंग्लिश में ही लिख के चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आसान रहता है। जॉन, क्या हिंदी भी चाहिए क्या? नहीं चलेगा ये? ठीक है, नहीं चाहिए, चलेगा? नहीं चलेगा। कौन कौन चाह रहा है कि इसका हिंदी भी बताएं? 2 लोग हैं। अच्छा, सिर्फ बता दें। ठीक है। आप लोग को PDF भेजे थे, क्यों नहीं खोल के देखे? हाँ देखे नहीं। कुछ कुछ का इंग्लिश वर्ड है, जैसे पिट्यूटरी का पीयूष ग्रंथि लिखा है, लेकिन कुछ पार्ट जैसे पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडिया एज इट इज़ है। ठीक है। चलिए बना लिए, लिखवाते हैं फिर बताते हैं। ठीक है। देखिए अब लिखिए, पिट्यूटरी के एडिनोहाइपोफाइसिस भाग से
पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि के एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट से भाग से पीयूष ग्रंथि के एडिनोहाइपोफाइसिस भाग से बहुत तरह के हार्मोन निष्कासित होते हैं। बहुत तरह के हार्मोन निष्कासित होते हैं। क्या क्या है? तो 1 2 3 4 करके लिखिए। देखिए, पहला है ग्रोथ हार्मोन, GH लिखें तो उसको लिखिए ग्रोथ हार्मोन। क्या है ये? ग्रोथ हार्मोन है। फिर लिखिए PRL मतलब प्रोलैक्टिन। तीसरा है आपका थायराइड, वही TSH। क्या है? यहाँ देखिए, हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, यहाँ से देख के लिखिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। फिर है फोर्थ ACTH, ठीक है, दैट इज एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये निकलेगा तभी आप डिसाइड करेंगे। आपको अगर कोई मान लीजिए शेर आगे सामने खड़ा है, अगर आपकी पिट्यूटरी सिग्नल नहीं देगी, ACTH नहीं निकलेगा, तब आपको भागना है कि वहाँ स्तब्ध खड़े रहना, ये नहीं पता चलेगा। ठीक है, ये डायरेक्शन देती है एड्रिनल ग्लैंड को कि भैया निकालो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, निकालो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करो और भागो। सोचिए कितना फास्ट काम करता है ब्रेन, है ना। अभी मान लीजिए भूकंप का अलार्म बजेगा तो क्या करेंगे? बैठे रहेंगे, हम लोग सब भागेंगे, अरे जल्दी जल्दी चलिए, है ना। तो ये कहाँ से होता है? पिट्यूटरी। सब चीज़ दिमाग से शुरू होता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। बाकी सभी ग्लैंड्स के जो भी हार्मोन्स होते हैं उनको नियंत्रण करना पिट्यूटरी का काम है। पिट्यूटरी ही जो दिमाग का हिस्सा है वो आपके बाकी शरीर की ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, अपने से जो हार्मोन निकालता है, लाइक ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कि आपको थायराइड जो ग्लैंड हम लोग अभी पढ़ेंगे इसी के जस्ट बाद, उसमें से थायराइड का कौन सा T3 T4 और कैल्शियम कंट्रोल करने के लिए क्या हार्मोन निकालना है, वो सब तुम्हारा दिमाग कहेगा। दिमाग की ये पिट्यूटरी ग्रंथि, इसमें अगर स्वेलिंग हो जाती है, जो कि महिलाओं को ज़्यादा हो रहा है स्ट्रेस से, अभी पाया गया है, तो उनका भेजा काम करना थोड़ा कम कर जा रहा है। पिट्यूटरी में सूजन हो जाता है तो फीमेल्स को उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मेल्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और कुछ टाइम के, जैसे कोविड के टाइम में देखा गया था कि पिट्यूटरी भी कुछ प्रॉब्लम्स देखे गए थे, स्वेलिंग वगैरह। ठीक है, ये बहुत कॉमन था, लेकिन अभी आप टेस्ट कराओगे तो सब कुछ नॉर्मल आएगा। ठीक है, तो ये बड़ा डेंजरस चीज़ होता है। ठीक, तो ये पिट्यूटरी स्वेलिंग इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। आदमी का लाइफ स्पैन भी घट जाता है, ज़्यादा नहीं जी पाता है, 40-50, ज़्यादा नहीं। ठीक है, एनीवेज लिख लिया, ड्राइंग बना लिया। हॉर्मोन्स लिख लिए। हॉर्मोन्स का फुल फॉर्म लिख लो। GH, PRL मतलब प्रोलैक्टिन, TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH लिखे एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक क्या है आगे, स्टिमुलेटिंग हार्मोन या नहीं, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH। उसके बाद देखिए LH एंड FSH, चौथा और पांचवा और छठा। पांचवा क्या है आपका? FSH।
और छठा आपका हो जाता है LH। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हार्मोन निकल रहा है सिर्फ और सिर्फ पिट्यूटरी के अग्रिम भाग से, है ना। और अभी देखिए अभी तो बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। पार्स इंटरमीडिया से सिर्फ एक ही हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं MSH। ये पार्स इंटरमीडिया, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, MSH, तो ये हो गया एडिनो हाइपोफाइसिस से ही सिर्फ पिट्यूटरी के अग्रिम भाग से 6 से 7 हार्मोन निकलता है। 6 किससे निकल रहा है, तो पार्स डिस्टेलिस से, और ये जो पार्स इंटरमीडिया इससे मात्र एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है MSH। ठीक है, MSH। ठीक है, ये दोनों पार्ट मिला के एडिनो हाइपोफाइसिस होता है, इधर से 7 इधर से 1। सिर्फ 7 नहीं है, NCERT में 7 दिया है, थोड़ा ज़्यादा है ना। ये MSH क्या है, अब चलिए सभी एक एक हार्मोन के बारे में थोड़ा जान जाएं, क्योंकि आपको हार्मोन और उसका फंक्शन बोला गया था। पहला है ग्रोथ हार्मोन। ये एडिनो हाइपोफाइसिस में ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये तय करता है कि आपका हाइट क्या होगा, आप कितने ग्रोथ आपका होगा। बच्चे जो हैं उनका ब्रेन सही रहना चाहिए, तभी वो अच्छे से हाइट वगैरह अटेंड करेंगे, है ना। एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी बीच में, ये इस पीयूष ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, एनीवेज ग्रोथ हार्मोन से डिजीजेस, अगर मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकलने लगा, सोचिए हार्मोन, अगर ये हार्मोन ज़्यादा निकलने लगा तो क्या होगा, बढ़ते जाएगा, दानव जैसा, जाइजेंटिज्म बोलते हैं उसको। देखिए यहाँ पे, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे ओवर सिक्रीशन ऑफ GH, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है और जाइजेंटिज्म हो जाता है। ठीक है, और अगर GH कम हुआ तो आप डॉर्फ हो जाएंगे, बौने हो जाएंगे। तो ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा स्टिमुलेट हुआ तो आप दानवनुमा हो जाएंगे, अगर कम हुआ तो आप नाटे हो जाएंगे। या जो बौने होते हैं वो बौने क्यों होते हैं, 2 कारण है, या तो उनको जन्म से ही उनको हाइट अच्छी नहीं मिली होगी वंशानुगत, या फिर उनके परवरिश के दौरान कुछ ऐसा हुआ होगा, कोई दवाई या ड्रग्स, इसीलिए बच्चों को ज़्यादा पैदा हुआ है जो बच्चा, उसको तुरंत सब कुछ नहीं देना चाहिए। ठीक है, और आजकल इतना मेडिकल फैसिलिटी है लेकिन फिर ना कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ हो ही जाता है बच्चों को। छोटे बच्चे हैं उनको इंजेक्शन आप दे रहे हो, ये सब थोड़ा सा अब क्या करोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो वो जो GH है वो कम निकलने लगेगा। कम निकलने लगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा, ड्वार्फ। ठीक है, तो ये समझ गए। तो GH का लिख लीजिए पहला, देखिए ये पहला 6 को एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला लिखिए GH, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन निर्धारित मात्रा से ज़्यादा निकलने पर, निर्धारित मात्रा से ज़्यादा निकलने पर व्यक्ति में जाइजेंटिज्म नामक स्थिति, जाइजेंटिज्म के बगल में ब्रैकेट में लिखिएगा दानवनुमा, दानवनुमा है ना, दानव, जाइजेंटिज्म नामक स्थिति पाई जाती है, स्थिति देखी गई है। स्थिति देखी गई है। नेक्स्ट लाइन इंग्लिश वाले लिखे, ओवर सिक्रीशन ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है इसी को लिख लेंगे, ओवर सिक्रीशन ऑफ GH लीड्स टू जाइजेंटिज्म। ठीक है, एंड अंडर सिक्रीशन ऑफ GH या लो सिक्रीशन ऑफ GH लीड्स टू डॉर्फिज्म। अंग्रेजी वाले यहाँ देखो,
ड्वार्फिज्म लिखा हुआ है, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट लाइन। जीएच की कम मात्रा होने से बौनापन होने की समस्या हो सकती है। बौनापन होने की समस्या हो सकती है, ठीक है। चलिए, अब देखिए एक और चीज़ है जिसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आप बड़े हो गए हैं, अभी हम लोग हैं, अचानक से पिट्यूटरी जो है ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकालने लगी। मान लीजिए अभी आप जो यूरिया वाला दूध और ये सब खा रहे हैं ना, देखा गया ये सब पेस्टिसाइड खाने से हम लोग के हार्मोन्स में छेड़छाड़ हो रहा है, या फिर जो स्टेरॉइड्स लेते हैं या कुछ ना कुछ हार्मोन रिलेटेड चीज़ खाना ही नहीं चाहिए। बाहर से कभी भी हार्मोन टैबलेट्स नहीं लेना चाहिए। जैसे नींद की गोली हार्मोन हो जाएगा, मेलाटोनिन का प्रिकर्सर को मतलब मेलाटोनिन को वो प्रमोट कर रहा है या रिलीज़ करा रहा है, तो आप नींद ले रहे हैं तो वो हार्मोन हुआ ना, तो वो नहीं लेना है। फिर उसके बाद बॉडी की साइकिल को चेंज करने के लिए भी दवाइयाँ आती हैं, ठीक है, तो वो भी नहीं लेना है क्योंकि वो भी हार्मोन है, ठीक है। जनरली क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए क्या करती हैं, या तो महिलाएं क्या करती हैं, दवाई लेती हैं जो भी रिप्रोडक्टिव एज में हैं कि हाँ भाई प्रेगनेंसी को थोड़ा डिले कर दें, तो वो भी बहुत ख़राब होता है, ठीक है। हेयर फॉल से लेके बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इवन कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये बाहर का कभी भी दवाई नहीं लेना चाहिए कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, ठीक। कॉन्ट्रासेप्शन समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब बच्चे अभी ना हो, बाद में हो, फैमिली प्लानिंग में लोग ये सजेस्ट करते हैं, तो वो नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और एक जो दूसरा होता है, तो वो सब के टाइम में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, पिट्यूटरी का सिक्रेशन अफेक्ट होते हुए देखा गया है, पेस्टिसाइड्स हुआ, अदर ड्रग्स हुए, ये सब से। अब क्या हो रहा है, मान लीजिए आपने फिर भी लिया, हम लोग एक्सपोज्ड हैं, हम लोग पेस्टिसाइड खा रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें खा रहे हैं, तो जीएच अगर हमारा स्टिमुलेट होने लगा, अगर बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, तो फिर आपका जो फेस है वो डिसफिगर हो जाएगा, आपका बॉडी अचानक से बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे द ग्रेट खली, वो ऐसा थोड़ी कि वो शरीर उसको जाइजेंटिज्म है, इस बीमारी को आप बड़े हो जाएंगे, जाइजेंट हो जाएंगे, चलो ठीक है, ग्रोथ हार्मोन थोड़ा सा बड़ा हुआ तो आप क्या हुए, थोड़े टॉल हो गए, थोड़ा लोगों से ज़्यादा हाइट ले ली। लेकिन एक ऐसी स्थिति जहाँ पे आपके बॉडी के अंदर में प्रॉब्लम क्रिएट करने लग रहा, बड़ा होना कोई ख़राब चीज़ है क्या, मेरे में अच्छा सीक्रेट हुआ तो 5 फीट से ऊपर है, ठीक है, किसी में कम हुआ तो भाई छोटा हो गया, तो अब ऐसा तो नहीं ये बीमारी है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम्स होने लगे, फेस डिसफिगरमेंट हो गया, मतलब फेस बिगड़ गया, जैसे द ग्रेट खली, उसका फेस का भी साइज़ बड़ा है, बॉडी की भी साइज़ बड़ी है, वो ठीक से नहीं चल पाता है, उसके लिवर में भी प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं एक्रोमीगैली। क्या बोलते हैं, एक्रोमीगैली, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्रोमीगैली। वही दानवनुमा हो गया, बहुत बड़ा है, 8 फीट का है, 7 फीट का है, और बॉडी में मतलब वाइटल्स जो भी हैं आपके, वाइटल्स मतलब जितने भी अंग हैं वो सब में डैमेजिंग इफेक्ट देखा जा रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं जी पा रहे हो, आपको बाहर से मेडिकल हेल्प लेना पड़ रहा है, देन दैट कंडीशन इज़ एक्रोमीगैली। नॉट एवरी एक्सेस सिक्रेशन ऑफ जीएच इज़ कॉल्ड एज एक्रोमीगैली। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो पीछे देखो ना पेपर के लिखा रहता है, हाइट बढ़ाइए, सिरप बेचता है, वो लोग क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करने वाला कुछ जड़ी बूटी या फिर आपको कुछ दवाई दे देता है, जिसको लोग खाते हैं अपनी हाइट बढ़ाने के लिए। हद तो ये हो गया, अभी एक हाइट रेज करने के लिए, ये अगर आपका पैर है, ये घुटना है जिसमें लोगों का दिमाग भी होता है, कुछ बेवकूफ़ लोगों का, ये अगर हड्डी है, आजकल लोग क्या कर रहे हैं पता है, अगर छोटे हैं तो यहाँ कट करवा रहे हैं, और यहाँ पे फिर
थोड़ा सा घसका के बड़ा हड्डी लगवा रहे हैं। दोनों पैर काट दिया गया, बीच में घुसा दिया गया, जोड़ दिया गया, अब वो हाइट ऊंचा हो गया, मतलब बौड़ा आ गया। एक का देखो, हम 2 मेडिकल केस देखे थे, पूरा डॉक्यूमेंट्री हम बैठ के देखे। 2 लोग था, दोनों इंडियन था, दोनों पैसा वाला था। एक तो उतना पैसा वाला नहीं था लेकिन गरीब था, ठीक है। वो खेत वेत सब बेच दिया, ये हमको सब लोग नाटा बोलता है। उसका हाइट ऐसा भी ख़राब नहीं था, मेरे हाइट का था वो। उसको फिर भी उसको था ऋतिक, ठीक है ना। ही वेंट फॉर सर्जरी एंड ही इज़ नाउ डिसेबल्ड, ठीक है। वो खेत वेत बेच दिया, मम्मी पापा भी उसके परेशान, इसकी खुशी में है हमारी खुशी, घर उर सब बेच दिया, अब वो डिसेबल है। तो जो दूसरा लड़का था वो मिडिल क्लास फैमिली से आता था, उसका सक्सेसफुल हो गया। तो कहने का मतलब है प्लास्टिक सर्जरी या ये सारी चीज़ ना, सक्सेस रेट बहुत लो होता है, ठीक। हम जर्मनी में ऐसी ऐसी सर्जरी देखे हैं लोगों को छुट्टी लेते हुए। अब वन ऑफ माई सुपरवाइज़र वॉज पहले मेल, ही वेंट फॉर हॉलीडे, क्यों, उसको फीमेल बनना था, है ना। हम मुझे छोड़ो यार, इधर से छोड़ के दूसरा लैब गए। एंड द प्रोजेक्ट ही वॉज हैविंग गॉट कैंसिल्ड क्योंकि फीमेल वर नॉट एप्लीकेबल फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। भांति भांति के लोग, भांति भांति की चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो कहना चाह रहे हैं कि कोई भी मेडिसिन आप लीजिएगा, एक्स्ट्रा मेडिसिन लेके आप ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करिएगा, तो इट विल एंड अप इन कुछ डिसेबिलिटी। ज़रूरी नहीं है सक्सेस रेट। हाँ, कुछ लोग को देखा है कि हाइट बढ़ी है, हम खुद अपने नोन में देखे हैं कि ग्रोथ वाली वो जो हाइट वाली दवाई आती है वो खाई और उनको मॉडलिंग करना था, शी वाज टॉल। हो सकता है कि आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि से ठीक से हार्मोन नहीं निकल रहा हो, कुछ कमी हो गई हो, तो अब खा लिए तो ठीक है, लेकिन आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि वैसे ही हैं, उतना ही हार्मोन निकाल सकती है, आप एक्सेस उसको जाके ऐसे से उंगली कर दिए तो लो भाई, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी हार्मोन इंड्यूस चीज़ मत खाइए, जो है जैसा है खुश रहिए, है ना। चलिए अब देखिए, अब दूसरा आ जाता है आपका ग्रोथ हार्मोन के बाद आता है आपका, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा है। देखिए यहाँ देखिए लिख भी रहा है सीरियस कॉम्प्लिकेशन, हम अपने से बना के नहीं बोल रहे हैं, और प्री मेच्योर डेथ भी हो सकता है अगर ये हाइट वाइट बढ़ाने के चक्कर में रहे आप, तो पहले ही मर जाइएगा, ठीक है। हाइट बढ़ा के क्या करिएगा। दूसरा है, अब अर्ली स्टेज में इसको डिजीज़ को नहीं पकड़ा पाएगा, क्यों, क्योंकि बच्चे तो बड़े होते हैं तो सब सोचेगा हाइट इसकी बढ़ रही है, अरे वाह मेरा बच्चा लंबा हो रहा है, पूरी कॉम्प्लेन वॉम्प्लेन की ज़रूरत नहीं है। अब अचानक से वो बढ़ते ही जा रहा है, सीलिंग का छत छू गया, तब हो जाता है अरे कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, ज़्यादा कॉम्प्लेन पी लिया, तो उस टाइम जाया जाता है और देखा जाता है कि कहीं पिट्यूटरी का अनरेगुलेटेड ग्रोथ है कि नहीं, ठीक है, ये देखा जाता है। जनरली 18 साल में हमारा जो है हाइट बढ़ना रुक जाता है। ऐसा क्यों बोलते हैं, अडल्ट जो है 18 साल का ही होता है, आपको पता है। पूरे दुनिया में 18 साल को ही क्यों, 17 को क्यों नहीं, 19 को क्यों नहीं बोलते हैं, 20 को क्यों नहीं बोलते हैं, सोचा है कभी ऐसा? जाओ जाओ खोज के आओ, तब हम बताएंगे। 18 साल ही क्यों अडल्ट, 17 क्यों नहीं, 16 क्यों नहीं, 19 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं, 18 में ऐसा क्या घटित होता है? मोर 18 साल हो गए लकवे, क्यों नहीं पता? मतलब जो पढ़ा दिया गया कभी सवाल नहीं किए, या खुद से भी मन में सवाल नहीं आया। ये सवाल हम किए थे सन ज़ेवियर्स में, मेरे प्रोफेसर्स बोले डेंजरस बच्ची है ये। नेक्स्ट डे मेरे को बताए क्या, हमारे जो लॉन्ग बोन्स होते हैं पैर के, अगर ये दोनों बोन्स हैं वो लोग 2 पार्ट होता है, वो दोनों हाइपोफाइसिस, अगर वो फ्यूज़ कर गया तो फिर अब आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। बोन छोटा छोटा होता है, ये बड़ा होता है। बेबीज़ का पैर देखे हो, उसमें हड्डी सब छोटी छोटी होगी, और वो जब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा 18 साल तक में वो दोनों हड्डी सट जाएगी। जब अगर सट गई तो अब कहाँ पे बढ़ेगा,
कहीं नहीं बढ़ सकता है, वहीं आके फ्यूजन हो गया तो मतलब अब लॉक हो गया, अब और नहीं बड़ा होना है। तो ये चीज़ नहीं हो पाता है जब पिट्यूटरी ग्रंथि की स्टिमुलेशन होती है। और यूजुअली देखा गया है 18 साल पे ही ऐसा होता है, 17-18। मोस्टली ऑन एन एवरेज जब कैलकुलेट किया गया तो 18 ईयर्स आया। इसीलिए थ्रू आउट वर्ल्ड 18 ईयर्स इज़ दी अडल्ट एज ऑफ ह्यूमंस। ऐवे ही नहीं कह दिया था 18 साल है, चलो किसी दिन साइंटिस्ट लोग उठा बोला हाँ 18 साल को कर देते हैं एडल्ट एज, ऐसा नहीं होता है। बॉडी की फिजियोलॉजी पर निर्भर करती है सब चीज़ें, ठीक है। चलिए अब दूसरा हार्मोन है प्रोलैक्टिन, ठीक है। सेकंड आ जाइए प्रोलैक्टिन, हेडिंग दे दीजिए, ग्रोथ का तो लिख दीजिए प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसको इंग्लिश वाले लिखिए, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड मिल्क प्रोडक्शन। हिंदी वाले लिखिए, ये स्तन के निर्माण के लिए एवं दूध के उत्पादन के लिए जिम्मेवार होते हैं। अब देखिए फीमेल्स में क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर नहीं निकल रहा है ठीक से तो मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट नहीं होगा प्रेगनेंसी के टाइम में ठीक से, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स हैं लेकिन आप देखिएगा मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है प्रॉपर। आप देखिए आजकल की लड़कियों में भी मिल्क प्रोडक्शन, कितनी भी हैवी वेट है या कुछ भी है, मिल्क प्रोडक्शन नहीं अच्छे से हो पा रहा है। और सभी बच्चे फार्मूला पी रहे हैं, सभी लोग फार्मूला पी रहे हैं, वो बहुत ख़राब चीज़ है। आई नो 2 ऑफ माई फ्रेंड्स, दोनों प्रेग्नेंट है, एक पतली थी एक थोड़ी हेवी थी, दोनों का ही मिल्क प्रोडक्शन लो है। वाई? एंड द किड्स आर ड्रिंकिंग फार्मूला। फार्मूला जानते हैं ना, जो दूध अलग से आता है और उसको पाउडर मिला के। प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है, अगर माँ का पहला दूध बच्चा नहीं पीता है, क्लोस्ट्रम बोलते हैं उसको, पहला दूध को क्लोस्ट्रम बोलते हैं। या गांव में देखें गाय जब बच्चा देती है तो फेनुस सुने हैं, हाँ क्यों? वो गाय के लिए होता है, हम लोग लेके आ जाते हैं, बछड़ा के लिए होता है, हम लोग खा जाते हैं। थोड़ा सा बछड़ा को भी दे देना, है ना। तो वो किस लिए, वो उसी को क्लोस्ट्रम बोलते हैं। अगर वो बच्चा पहले नहीं पीता है तो उसको बहुत सारे इम्यून प्रोटीन्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। माँ के दूध में बहुत सारे रोग निरोधक इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अगर वो बच्चा के पास नहीं आया तो वो जो बच्चा है वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंट नहीं होगा। आजकल के बच्चे को देखो एकदम तुरंत बीमार पड़ रहा है, सब हाथ वाथ धो के उसको छूने के लिए जा रहा है, उसको पकड़ने के लिए जा रहा है, जॉनसन का टॉवल में लपेट के रखा है ना। तो क्या हो रहा है ना कि आप उसको दिक्कत करें। अब ये भी नहीं कि अच्छा मैम बोली हैं कीचड़ में हाथ डाले बच्चा को इसे पकड़ लिए, ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है। उस टाइम वो बहुत सेंसिटिव होता है, पहली बार वो इन्वायरमेंट में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोलैक्टिन, इसी का यही रूल काम है इसका। नेक्स्ट आ जाइए TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH का काम थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन निकालने के लिए होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन निकालने का होता है। इंग्लिश वाले लिख लेंगे, TSH स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। थायराइड हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, ठीक है।
इसी तरह बाकी को आप सिर्फ यहाँ देख लीजिए, ये बुक का हम PDF भेज चुके हैं, भेजे हैं ना, क्यों नहीं तुम लोग देख के आते हो। देखिए ACTH क्या करेगा, स्टेरॉइड हार्मोन किस कहाँ से निकालेगा, एड्रिनल ग्लैंड से। हम लोग वहाँ पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड से आपका स्टेरॉइड हार्मोन निकालने में मदद कौन करता है, ACTH। कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन, तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। कहने का मतलब सिर्फ इतना लिख दो कि ये क्या करता है, एड्रिनल ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है, एड्रीनल ग्रंथि को उत्तेजित करता है, ठीक है। किस लिए, तो एड्रिनल हार्मोन निकालने के लिए, ठीक है। सौरभ सो गए थे, इसका मेलाटोनिन बहुत है इसके दिमाग में, ले लेना जी इधर इसके दिमाग से। चलिए यहाँ सुन लीजिए, और FSH क्या करता है, ये FSH और LH। FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH जो है वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है। ये FSH और LH जो होता है ना, ये दोनों गोनैड्स की एक्टिविटी के लिए होता है। हमारे जो भी गोनैड्स हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, ठीक है ना, उसके एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए होता है, उसमें वो हार्मोन रिलीज़ कराता है। अब क्या हार्मोन रिलीज़ कराता है, देखिए ऐसा नहीं FSH जो है वो सिर्फ फीमेल में होता है, LH जो होता है वो सिर्फ फीमेल में होता है, दोनों में पाया जाता है, ठीक है। फंक्शन देखिए क्या करता है, ये जो हार्मोन, मेल में से जो हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरॉन, ऐसा नहीं कि उसके पास सिर्फ टेस्टोस्टेरॉन है, ठीक है। उसके जो स्पर्म्स और उसके जो टेस्टिस से निकल रहा है, तो टेस्टोस्टेरॉन बोले तो सिर्फ टेस्टोस्टेरॉन नहीं होता है, उस पूरे हार्मोन के ग्रुप को हम लोग एंड्रोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोजेंस, ठीक है। उसमें से एक हार्मोन है जो प्रमुख हार्मोन है, वो है टेस्टोस्टेरॉन, ओके। वो मेल मैस्कुलिनिटी के लिए होता है, ठीक। मेल मैस्कुलिनिटी, आपके मसल्स रहेंगे, आप थोड़े से हाइट वाइट में और ये सब में आपके जो मेल कैरेक्टर्स होते हैं वो डोमिनेंट होंगे, दाढ़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें कहाँ से, टेस्टोस्टेरॉन के स्टिमुलेशन से, ठीक है। और फीमेल में भी टेस्टोस्टेरॉन होता है, कम मात्रा में होता है, ठीक है। वो ज़्यादा होने लगेगा तो लड़कियों की भी दाढ़ी मूंछ होने लगती है, तो उसको हिरोटिज्म बोलते हैं। वॉइस जो है बहुत लाउड हो जाता है, ठीक है, तो मतलब मेल जैसा आवाज़ आने लगता है, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका हिरोटिज्म। सब हंस रहे हो, क्या बात है हाँ, थोड़ा सा गुंडागर्दी भी करती है ना। तो टेस्टोस्टेरॉन, हिरोटिज्म बहुत कॉमन हो गया है, दिस इज़ वेरी कॉमन नाउ, ठीक है, हिरोटिज्म। अगर टेस्टोस्टेरॉन की निर्धारित मात्रा से ज़्यादा अगर फीमेल में आ जाए, इतना डीप नहीं पढ़ना है, बस जान लो, इतना नहीं जानना है तुमको, ठीक है। पिट्यूटरी के 4 हार्मोन, 2 हार्मोन पूछा है, कितने आपने पढ़ लिए, 6 इधर पढ़ लिए, अभी बाकी ही है, 3 और बाकी है, ठीक है। अब देखिए क्या करता है ये LH और FSH। देखिए LH क्या करेगा ना, यही किसको स्टिमुलेट करेगा, किसको उत्तेजित करेगा, स्टिमुलेट्स। LH will stimulate एंड्रोजन सिक्रीशन, कहाँ से, तो टेस्टिस से,
एंड्रोजेंस को स्टिमुलेट करेगा और एंड्रोजन का ही पार्ट है आपका टेस्टोस्टेरॉन। ओके, समझ गए? इसको लिख लीजिए। क्या बता रहे थे? हाँ, LH स्टिमुलेट्स दी, ठीक है। और FSH क्या करता है? आपका स्पर्म फॉर्मेशन को नियंत्रण करता है। ज़्यादा कम ये सारी चीज़ें कौन करता है? FSH। किस में करता है? मेल्स में। अभी मेल्स की बात कर रहे हैं। क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है। क्या नियंत्रण कर रहा है? स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है FSH। किस में? मर्दों में। ठीक है, FSH और LH जान गए क्या कर रहा है? FSH क्या कर रहा है? स्पर्म फॉर्मेशन को नियंत्रित कर रहा है। किस में? मेल्स में। और LH में एंड्रोजन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। समझ गए? लिख लिए। फीमेल्स में क्या हो रहा है? एक मिनट। हाँ, हेलो हेलो, जा रहे कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, मेधा नहीं आई है? मेधा को कॉल कर लीजिए ना, क्लास ले रहे मम्मी। ठीक। हाँ, तो अब देखिए फीमेल में क्या करता है FSH। FSH का एक्चुअली में काम क्या है? फीमेल में ओवरी का डेवलपमेंट के लिए FSH इज रिस्पॉन्सिबल। LH किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, ओव्यूलेशन के लिए। फीमेल में क्या करेगा? ये ओव्यूलेशन करेगा, मतलब ओवा का रिलीज कराएगा क्या? LH। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल स्टिमुलेशन और ये सारी चीज़ें। ग्राफियन फॉलिकल चिंता मत करिए, वो ओवा फॉर्मेशन को ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और FSH क्या करेगा? आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट कराएगा ओवेरियन फॉलिकल्स का। ठीक, इतना ही समझिए। समझ गए हैं? क्या कन्फ्यूजन है? पूछिए। LH क्या करेगा? ओव्यूलेशन कराएगा। ठीक है, ओवा निकलेगा और ओवा जिस कोशिका से निकलता है उसको कौन डेवलप कराएगा? FSH। FSH क्या करेगा? ओवा निकालने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उसके डेवलपमेंट को ध्यान रखता है कौन? FSH। ठीक है, और LH क्या करता है? ओवा निकालने में मदद करता है। ठीक है, तो देखिए कितना टू इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। और लड़कियां ये समझती नहीं हैं, ये क्या कर रहे हैं अभी कॉस्मेटिक सर्जरीज़ में या कॉस्मेटिक वो सब बेनिफिट के लिए दे आर टेकिंग इंजेक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, ये बहुत ख़राब चीज़ होती है। आपका FSH और LH देखो भाई, मेल्स में क्या है? मल्टीपल स्पर्म्स है। फीमेल मंथ में एक ही ओवा निकालती है। अगर आपका डैमेज या अंडर डेवलप्ड ओवा फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, तो आपका जो बेबी होगा ही विल बी डिसेबल्ड, ही विल बी डेफिनेटली हैविंग सम और दी अदर मेटाबॉलिक डिजीजेस। तो फीमेल्स को ठीक है, गुड लुक्स इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उसके लिए आपको इंजेक्शन थोड़ी लेना है। या फिर जो प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए, जैसे आप लोग जाइएगा कभी जब आप लोग की शादी होंगी, आप लोग मैरिज काउंसलर, ऐसा कॉन्सेप्ट तो यहाँ इंडिया में है नहीं, लेकिन डॉक्टर से लोग मिलने जाते ही हैं, तो वो वहाँ सजेस्ट करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन कि हाँ भी हमें बच्चा नहीं चाहिए, 2 साल बाद चाहिए, क्या करें? तो बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव, ये आपके चैप्टर में है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ दिया हुआ उसमें, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इसमें क्या कॉपर टी और ये सब जो नेशनल टीवी पे देते रहता है, इसमें से एक है
पिल्स खाने का, तो फीमेल ही क्यों पिल्स खाए? सोचना चाहिए कि एक ओवा दे रही है, वो सारे स्ट्रक्चर, कोशिका की सारे स्ट्रक्चर्स फीमेल देने वाली है, माइटोकॉन्ड्रिया से लेके गोल्जी अपैरेटस से लेके आपका सारी चीज़ें फीमेल देने वाली है। तो आपका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, हाँ या ना, है ना? तो ये चीज़ अवॉइड करना चाहिए। उसमें ऐसा साइकिल होता है कि 5 दिन नहीं खाना होता है, फिर पूरे दिन खाना होता है, इसी टाइप का कुछ होता है कि आपका पूरा मंथ में अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग कुछ सजेशन देते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए, तो वो उसको अवॉइड करना चाहिए। उससे क्या होता है, FSH और LH उसमें है कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ही नहीं होगा, आप रोक के रखे हैं, और आप वो रोक रहे हैं ऐसी चीज़ जो सबसे नेचुरल चीज़ है, उसको अगर आप रोक रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल वेरी सून, और जो प्रेगनेंसी होगी उसमें आपको दिक्कत होगा। और ट्रस्ट में, आप अभी रांची में निकलोगे ना, 40 से ऊपर फर्टिलिटी क्लिनिक्स हो गए हैं, मतलब बच्चे नहीं हो रहे हैं आजकल लड़कियों को ठीक से, ठीक है। और तुमको बता रहे हैं, मतलब हम तो देख ही रहे हैं, जो बेबीज़ है वो लोग को पैदा कराने के लिए 10 लाख से ऊपर लग जा रहा है। तो वो कहीं गए हुए थे कि तुम इसको डांटती क्यों ना, मैं 10 लाख का बच्चा है, इसको क्या डांटे, है ना? 10 लखिया बच्चा नहीं डांटेंगे इसको, हम कुछ नहीं कहेंगे, हमको मौसी ही रहने दो। 10 लाख का बच्चा है, अरे सोचिए कितना ये तरीका है तोड़ने का। तो बट ये सब समझिए, ये हार्मोन्स के साथ बेसिकली इतना समझिए छेड़छाड़ नहीं करना है, जो भी नेचुरल तरीका है उसको अपनाएं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडिनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन्स और उनसे क्या रेगुलेट होता है। एडिनोहाइपोफाइसिस का दूसरा भाग जो है वो है पार्स इंटरमीडिया। लिखिए, इसको लिखिएगा खुद से, है ना। 4 देखिए, हमेशा 2 ही हार्मोन पूछता है, तो आप आराम से डायग्राम बना के ग्रोथ हार्मोन और TSH लिख सकते हैं, ठीक है, ख़त्म। अब लिखिए, एडिनोहाइपोफाइसिस के 2 भाग होते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस देखिए 2 ऐसे कर दीजिएगा, एडिनोहाइपोफाइसिस पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया। अब पार्स डिस्टेलिस में फिर से ये सारे हार्मोन लिखिए और इंटरमीडिया में MSH लिखिए, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आज सबको क्या हो गया, इतने फ़ोन आ रहे मुझे, ठीक है। चलिए, हो गया। पार्स इंटरमीडिया से निकलता है MSH। क्या निकल रहा है? MSH। क्या है वो? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब मेलानोसाइट्स, और मेलानोसाइट्स ऐसी कोशिकाएं हैं जो मेलानिन का सिक्रीशन करती हैं। और मेलानिन क्या है? बस यही बोले थे, कन्फ्यूजन हो जाएगा, वो है मेलाटोनिन। हाँ, मेलाटोनिन, T लगा हुआ है। मेलाटोनिन किससे निकलता है? पीनियल से। पिट्यूटरी से क्या निकल रहा है? मेलानिन, है ना। मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानिन तो स्किन से निकलता है, लेकिन मेलानिन निकालना है ये बतवा कौन बोलेगा? पिट्यूटरी मास्टर, है ना। अब देखिए मज़ेदार चीज़, आप देखिए धूप रहता है, सन ग्लासेस पहन लेते हैं, थोड़ा सा आराम लगता है ना, सब सुहाना दिखने लगता है। फिर उतारिएगा उसको तो फिर लगता है कितना कड़क धूप है। होता है। आप इससे क्या कर रहे हैं? आपको लग रहा है आपको बड़ा 5 मिनट का राहत तो है, लेकिन आपको पता है इससे क्या हो रहा है? आप जब सन ग्लासेस पहन लिए, आपके विजन से आपको लगा अरे वाह मौसम सुहाना है, आई एम कंफर्टेबल, तो पिट्यूटरी का आपका दिमाग बोलता है कि भैया नहीं MSH मत निकालो, है ना। MSH मत निकालो, मस्त सुहाना है, ये आदमी मस्त चल रहा है ना। अब क्या हुआ? अब ऐसा कर दिए, अब आपको पूरा शरीर में धूप तो पड़ रहा है, स्किन कैंसर का चांस है, ये सब।